मैं हूं शिवांगी। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आजकल हमने देखा है कि हमारे आगे कोई भी आपत्ति ऐसी आ सकती है। बहुत सारे अभी हमने हाल ही में कोरोना से हम गुजरे हुए हैं, जहाँ पे हमने देखा कि कितने कम समय में बहुत बड़ी और भयंकर घटनाएं हमारे सामने घट चुकी है। और दोस्तों, कहीं पे भी एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब क्या, आई डोंट मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ऐसा कुछ हो, ना कि किसी के भी लाइफ में ऐसा कुछ हो, लेकिन फिर भी अगर हमारे लाइफ में कोई भी ऐसा ड्रास्टिक चेंज आ जाता है तो हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। मतलब क्या, कि अगर हमें कुछ हो जाता है, हमारे फैमिली मेंबर्स को कुछ हो जाता है, हमारे स्पाउस को कुछ हो जाता है, तो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, कि हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो ये देखो, ऐसी घटनाएं ऐसे तो बता के नहीं आती कि यार ऐसे होने वाला है, कोई अचानक बीमार पड़ जाए, कुछ भी हो जाए। ये ऐसी घटनाएं बता के नहीं आती, या कुछ अब हमें पहले से पता नहीं होता, लेकिन ये ऐसे ही आ जाती है। लेकिन तब भी हमारा फाइनेंशियल प्लान इतना मजबूत होना ज़रूरी है कि वो हमें अंदर बाहर से ना हिला दे। लेकिन दोस्तों, क्योंकि मैंने देखा है कोरोना में ऐसे भी फैमिलीज देखी हैं जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, क्योंकि तब के टाइम में बहुत ज़्यादा खर्चे भी रहते थे। और ऐसी भी फैमिलीज देखी है जिनके मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह होने के कारण वे वेल सर्वाइव भी कर सके। मतलब क्या रहता था उस टाइम में, बहुत ज़्यादा मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा थे उस टाइम में, क्योंकि मेडिसिन मिलना ही काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो दोस्तों, आज हम इस सेशन में देखेंगे क्या होता है हमारा आइडियल फाइनेंशियल प्लान। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे 6 ब्रैकेट किए हुए हैं, ये टेबल में 6 ब्रैकेट किए हुए हैं। उसमें पहला हमारा आएगा सेविंग। दूसरा है हमारा लोन। तीसरा है हमारा इन्वेस्टमेंट। चौथा है हमारा इंश्योरेंस। पांचवा है टैक्स। और लास्ट रिटायरमेंट प्लान। दोस्तों, दिस ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे पूरे लाइफ के फाइनेंशियल प्लान को जस्टिफाई करते हैं कि क्या हो सकता है हमारा लाइफ प्लान। इसमें अगर हमारा कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता है, या फिर कोई भी हमारे इंसिडेंस हो जाता है, तब भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब हमारा तैयार है प्लान। दोस्तों देखो, पैसा तो मैनेज करना पड़ेगा, कैसे भी हो, ऐसे ही वो खुद से मैनेज नहीं होता। हमें प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप डिसीजन लेके, स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग करके हमें हमारा पैसा प्रॉपर जगह पे फिट करना होगा। ऐसे ही हम आइडियल फाइनेंशियल प्लान की तरफ पहुंच सकते हैं। इससे हमारे जो फैमिली मेंबर है, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। इसलिए कई बार देखा जाए तो हमें भी कुछ हो सकता है, तो इसके लिए हमारी जैसी खुद की जिम्मेदारी है, वैसे ही हमारे फैमिली मेंबर्स की भी जिम्मेदारी है। तो इसके लिए हमारे पास एक आइडियल फाइनेंशियल प्लान तैयार होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, लेट्स गो टू द फर्स्ट पॉइंट, सेविंग। तो दोस्तों, क्या हो सकता है, समझो अगर कोई भी दिक्कत आ जाए, कोई बीमार पड़ जाए, कहीं पे एक्सीडेंट हो, तो हमें क्या लगता है, चलो यार हमें 50,000, 1 लाख, 1 लाख या 2 लाख ऐसी मोटी रकम जल्दी में लग जाती है। मतलब अगर हमारी सैलरी 50,000 है, उसमें से हमारे नेसेसिटीज पे खर्चा 25,000 हो रहा है, या फिर हमारे 10,000 या 15,000 ही बच रहे, इतनी ही हमारी सेविंग है। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, 6 मंथ के लिए, मतलब 6 मंथ के लिए कोई भी हमारा अगर मंथली हमारा रूल क्या है, 20% तो हमें सेव करना है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 50,000 आपकी सैलरी है तो हम लोग 10,000 इतना ही मंथली सेव कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या करना है, हमें हमारे घर में 6 मंथ, मतलब 6 महीने तक, 6 मंथ तक इतनी फंड जमा रखनी है कि कोई भी अगर हमें कोई प्रॉब्लम आए तो हम जल्दी से वो निपटा सकते हैं। मतलब क्या रहता है, कभी कभी हमारे बहुत कुछ हमारे पास होते हुए भी हम क्या जल्दी से गोल्ड तो नहीं बेच सकते, या जाके चलो यार म्यूचुअल फंड से जल्दी से पैसे निकाले, ऐसा नहीं होता है। बाकी सारी प्रोसीजर में टाइम लगता है।
तो क्या करना पड़ेगा, हमारे पास 6 मंथ के लिए कैश रहना बहुत जरूरी है। कैश वो फिर हमारे हमारे हिसाब से 1 लाख रखिए या फिर 2 लाख रखिए, कि आपको पता है आपकी फैमिलीज मेंबर कितने हैं और क्या आपकी इमरजेंसी आ सकती है। तो इसे आप इन सेविंग में इमरजेंसी फंड बनाकर रखिए कि आपको इतने पैसे कैश में सेव करने हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात, कि आपको कैश में पैसा क्यों रखना है, क्योंकि किसी भी इन्वेस्टिंग ऑप्शन में हम जल्दी से पैसा नहीं निकाल सकते। अगर कोई पॉलिसीज भी रही तो भी क्या कोई बीमार पड़ के दूसरे ही दिन हमारे पास पैसा आएगा, क्या नहीं आता है। तो किसी भी इमरजेंसी फंड, हमारे सेविंग के कॉलम में हमें इमरजेंसी फंड रेडी रखना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, लोन। अब क्या रहता है, जब हम कमाने लग जाते तो आसान से बोले तो कोई भी मिडिल क्लास फैमिली मेंबर हो, जब भी वो कमाने लग जाते तो वो कुछ ना कुछ बड़ी अमाउंट डाल के कोई भी एसेट बाय कर लेता है, मतलब खरीदी कर लेता है कोई भी एसेट। तो वो क्या करता है, उस टाइम पे उसके पास पैसा होता है नहीं होता है उसके पास, तो वो क्या करता है, कहीं से भी वो लोन ले जाता है। तो लोन हमारे क्या रहते हैं, समझिए 10%, 12% या 14% ऐसे लोन लिए होते हैं, ठीक है। हाउसिंग लोन हो गया तो कोई बात नहीं, हाउसिंग लोन सबसे सेफेस्ट और सस्ता लोन है, काफी 8 पॉइंट तक आ जाता है, 8%, 10% तक हाउसिंग लोन आ जाता है। हाउसिंग लोन भी बहुत सारे लोग लेते हैं और अच्छा है, कोई उसमें कोई बुरी बात नहीं है, हाउसिंग लोन ले लेते हैं। लेकिन अगर दोस्तों, अगर आपके पास कोई 12 या 40% वाला लोन है, 12% या 40% वाला लोन है, तो हमें क्या करना है, उसे जल्दी से जल्दी कम करना है। मतलब क्या करना है, हमें हमारा डेब्ट कम करना पड़ेगा। अगर हम उतना कमा नहीं रहे हैं या फिर हम कमा भी रहे हैं और लोन में खर्च कर रहे हैं, उसके ईएमआई पे खर्च कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि हम क्या कर रहे हैं। पैसा सेव कर रहे हैं, पैसा बचा रहे हैं या फिर पैसा मैनेज कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ इधर से आया हुआ पैसा वहां पे डाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ज़्यादा डेप्ट वाले हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट वाले जो लोन है वो हमें कम करने पड़ेंगे। नंबर 3 पे आता है इन्वेस्टमेंट। अब क्या करते हैं हम, 20%, हमारा रूल है कि 20% तो सेव करें। ज़्यादातर फैमिलीज में 10% तक हो ही जाता है सेविंग। तो हमें इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए म्यूचुअल फंड्स हो गए, इसमें गोल्ड में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सेवेरियन गोल्ड है, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स है, स्टॉक्स ले सकते हैं, कोई भी रियल इस्टेट ले सकते हो। आप कोई भी रियल इस्टेट ले सकते हो कि जो आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पर, यानी क्या, अगर कभी भी आपको इन फ्यूचर 20 ईयर्स के लिए आपको एक कोई भी जमीन आपने खरीदी, कोई भी रियल इस्टेट खरीदी करके रखी हुई है, तो आप ज़्यादा तक जितने देर तक आप होल्ड करके रखेंगे उसकी अमाउंट उतनी ही बढ़ने वाली है। तो आपका वो भी इन्वेस्टमेंट प्लान रेडी होना जरूरी है कि यार मैं कितने साल बाद ये इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, या फिर इसके लिए मैं पैसे कहाँ से जोड़ सकता हूँ। ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। ये तो अभी म्यूचुअल फंड तो ईजी है, क्योंकि इसके लिए सिप करो, कुछ भी करो, आप मंथली कुछ थोड़ी सी अमाउंट जमा करनी पड़ती है, उसका कोई ज़्यादा लोड नहीं होता। गोल्ड का भी ठीक है, आप अगर 1 ग्राम गोल्ड ही से स्टार्ट कर दो, मंथली पर मंथ 1 ग्राम गोल्ड कर दो, तो भी आपका आराम से पर ईयर से चालू कर दो तो बहुत सारा गोल्ड जमा हो सकता है। स्टॉक्स पे आपको थोड़ा बहुत सीख कर, स्टॉक में, शेयर मार्केट में आपको सीख कर ही उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। रियल इस्टेट में आप ये डिसाइड करो कि आप कितने सालों में कितना रियल इस्टेट आप करने वाले हो, वहाँ पे कितने आप पैसे डिपॉजिट करने वाले हो। ये हो गया इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब चलते हैं इंश्योरेंस। दोस्तों, इंश्योरेंस पॉलिसी, बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसी होते हैं, मतलब उसमें इतने टाइप है कि आपको हर पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं है। मतलब जीवन बीमा हो गई, जीवन आनंद हो गई, ये हो गई, वो हो गई। मुझे अभी तो पूरी उसमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंश्योरेंस प्लान रहते हैं। क्योंकि मुझे खुद ही LIC बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि मैं प्रेफर नहीं करती, क्योंकि उनके बहुत लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो मैं उसे प्रेफर नहीं करती। लेकिन क्या है, फिर भी अगर मैं नहीं भी कर रही तो भी LIC होनी ज़रूरी है। एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक मेडिकल इंश्योरेंस
होनी बहुत ज़रूरी है। ये 2 पॉलिसी मस्ट हो, क्योंकि अगर कोई भी आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपको मेडिकल इंश्योरेंस काम आ जाता है, जो मेडिकल खर्चा उठा लेता है। और हेल्थ इंश्योरेंस भी ज़रूरी है। अगर आपके लाइफ में कोई भी एक्सीडेंटल कुछ हो जाता है तो इसके लिए LIC पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप LIC पॉलिसी ले सकते हैं जो आपको एक्सीडेंट कवर देती है। मतलब 1 करोड़ तक अगर आपको एक्सीडेंट कवर, आपका सालाना कितना इनकम कितना भी क्यों ना हो, लेकिन आपको अगर 1 करोड़ तक उसका कवरेज मिल जाता है तो वो आपको एक LIC पॉलिसी अप्लाई करनी, मतलब लेनी बहुत ज़रूरी है। अब आपको क्या करना है, टैक्स प्लान करना है। आपके इनकम अकॉर्डिंग आपको टैक्स प्लान करना है कि हमें कितना टैक्स पड़ रहा है और वो टैक्स हम कैसे बचाएं। अब इसके लिए भी रहते हैं, टैक्स बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 30% गवर्नमेंट को हमारा टैक्स हमें पे करना पड़ता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ये बचाने के लिए आप NPS ले सकते हैं। NPS नेशनल पेंशन स्कीम, ये भी आप ले सकते हैं। या फिर और भी कोई हो, आप बच्चों की स्कूल की फी रहती है तो वो भी दिखा सकते हैं। हाउसिंग लोन होता है वो भी टैक्स के लिए बेनिफिट रहता है। या फिर मेंटेनेंस हो गया, हाउस मेंटेनेंस हो गया, वो भी दिखाते हैं जो टैक्स में बेनिफिट मिल जाता है। और अब चलते हैं नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, टुवर्ड्स द लास्ट पॉइंट, रिटायरमेंट प्लान। अगर हम 60s में रिटायर हो रहे हैं, अगर हम 60s में रिटायर रहे हैं, आप अगर आज आप 20s में भी हो, 30s में भी हो या फिर 40s में भी हो, लेकिन हमारा प्लान 60s के लिए रेडी रहना चाहिए, क्योंकि 60s के बाद हम कुछ नहीं करने वाले हैं। वी जस्ट एंजॉइंग दैट ऑल थिंग्स विच वी आर कलेक्ट फ्रॉम आवर लाइफ। हम क्या करने वाले हैं, ये सारे जो हमने लगाया हुआ है पैसा, सेव करा हुआ है, कहीं पे भी कुछ भी किया हुआ है, वो पैसा हमें 60s में जो मिलने वाला पैसा है उसका भी हमें प्लानिंग करके रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 60s में क्या रहता है, बहुत बार हम लोग बीमार पड़ सकते हैं, कहीं आना जाना होता नहीं, तो इसके लिए हमें मेडिकल के तौर पर हमें बहुत ज़्यादा तैयार रहना पड़ता है। या फिर एज अ हेल्पर के तौर पर हमें बहुत से लोगों की ज़रूरत भी हो सकती है। तो हमारा जो भी फाइनेंशियल प्लान हो, ये सब 60s के लिए 60s में काम करना चाहिए या फिर ये वर्क करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों 60s में जब भी हमने जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है वो हमें यहाँ पे मिलने वाला है। जो भी हमारा है, लाइफ कवर हो, जो भी हमारा है वो हमें 60s में मिलने वाला है। तो इसलिए हमारा वेल प्रिपेयर्ड रिटायरमेंट प्लान भी रेडी रहना चाहिए। जो यहाँ पे पेंशन के तौर पर कहते हैं कि पेंशन हमें पर मंथ पेंशन, जितना भी हमारा इनकम है उसके हिसाब से हमें पर मंथ के लिए हमें पेंशन अगर मिले, हमें पैसा वो थोड़े मतलब एक पर मंथली अगर हमें कोई पेमेंट मिल रहा है तो उसका भी हमें प्लान करके रखना हुआ है। दोस्तों ये हो गया हमारा आइडियल फाइनेंशियल प्लान। दोस्तों एवरीबडी मस्ट डू दैट, क्योंकि ये हमें बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। जब तक आप इसके लिए सोचोगे नहीं और बाय डिफॉल्ट आप कंसंट्रेट करके, फोकस करके ये आप करोगे नहीं, तब तक ये होगा नहीं। और दोस्तों रियली इट्स वर्क्स, बिकॉज जब तक हम हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखते नहीं है तब तक कुछ भी नहीं होता। तो आज से आप ये भी चालू कर दीजिए, ये भी लिखना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें एंड शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।